A warm welcome to all you students. So today we are going to study protein sorting in Golgi apparatus. So what is protein sorting? Protein sorting, or it is also called protein targeting, is the biological mechanism by which proteins are transported to the appropriate destinations in the cell or outside of it. Proteins can be targeted to the inner space of an organelle, different intracellular membranes and plasma membranes, or to the exterior of the cell via secretion. तो प्रोटीन सॉर्टिंग को हम प्रोटीन टारगेटिंग भी बोलते हैं। तो इट्स ए बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म जिसके थ्रू जो प्रोटीन्स हैं जो फॉर्म हुए थे उनको हम डिफरेंट डेस्टिनेशंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है ऑर्गेनेली के, या डिफरेंट इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या सेल के बाहर थ्रू एक्सक्रीशन या थ्रू सिक्रीशन या एक्सोसाइटोसिस, तो हम प्रोटीन्स को डिफरेंट टारगेट तक पहुंचाते हैं। ठीक है, थ्रू दिस प्रोटीन सॉर्टिंग या प्रोटीन टारगेटिंग। सो तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रोटीन सॉर्टिंग इन द गोल्जी apparatus. तो you all know about the Golgi apparatus. So it's an cell organelle consisting of layers of flattened sacs that takes up and processes secretory and synthetic products from the endoplasmic reticulum, and then either releases the finished product into various parts of the cell cytoplasm or secretes them to the outside of the cell. Okay, तो Golgi apparatus क्या है ये? इट इज़ मेड अप ऑफ ए लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेक्स। ठीक है, तो अब जब आप देखोगे गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर, so you can see here, so it's a layer of flattened sacs। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो these are the flattened sacs जिसको हम सिस्टर्नी भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट्स ए लेयर, तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं उन फ्लैटेनेड सैक्स का जो गोल्जी apparatus फॉर्म करता है। तो नॉर्मली 6 to 7 सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहते हैं एनिमल सेल्स में, 3 से लेके 7 तक। और अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 10 to 20 फ्लैटेनेड सेक्स से गोल्जी जो apparatus है वो फॉर्म होता है। सो और ये जो गोल्जी apparatus क्या करता है, दैट टेक्स अप एंड प्रोसेस secretory and synthetic products from the endoplasmic reticulum, and then either release the finished products into various parts of the cell cytoplasm or secretes them to the outside of the cell। तो जो भी सिंथेटिक पार्ट है या जो भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म होता है प्रोटीन का, तो वो पहले इस गोल्जी apparatus में आता है। देन दिस गोल्जी apparatus विल सेंड देम टू द साइटोप्लाज्म या आउटसाइड ऑफ द सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सेंड करता है, या भी जो भी इसके टारगेट्स होंगे वहाँ पे वो सेंड करता है। तो जो ये गोल्जी apparatus है वो एक कार्गो कंपनी का काम करता है जो प्रोटीन्स को टारगेट करता है या प्रोटीन्स को पहुंचाता है जहां प्रोटीन का डेस्टिनेशन है। जैसे कि हमारा कोई पार्सल आना होगा तो हम क्या करते हैं, जो भी पार्सल का शॉप है, ठीक है, जैसे कि हम इंडियन पोस्ट बोल सकते हैं। आप यहाँ बैठे हो तो इंडियन पोस्ट के थ्रू हम वहाँ पे हमारा एड्रेस डाल के अगर हम कुछ सामान बेचते हैं तो आपके एड्रेस पे वो सामान पहुँच जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जो ये गोल्जी apparatus है प्रोटीन के साथ भी वैसे ही करता है। कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन्स में जो सिग्नल्स एड्रेस का काम करता है, और ये जो गोल्जी apparatus है फिर उन प्रोटीन्स को उन एड्रेस तक पहुंचाता है जहाँ पे वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है उन प्रोटीन्स का। ठीक है, तो ये एक कार्गो कंपनी की तरह काम करता है जो प्रोटीन्स को पहुंचाता है डिफरेंट जगहों पे। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गोल्जी apparatus, तो हम ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अगर इस गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो मॉर्फोलॉजिकली द गोल्जी इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सैक्स जिसको हम क्या बोलते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं, एंड एसोसिएटेड वेसिकल्स।
जिसके साथ क्या है, एसोसिएटेड वेसिकल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटर एट its cis phase, which is convex and usually oriented towards the nucleus. They are then transported through the Golgi and exit from it is concave trans phase, exit phase. Okay, तो अगर हम देखेंगे तो अब इस डायग्राम में देख देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्जी है उसके 3 फेजेस हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रांस फेज, सिस फेज, और जो बीच में है दैट इज़ द मीडियल फेज, ठीक है। सो जो हम सिस गोल्जी नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क भी बोल सकते हैं, और जो उसके बीच में है दैट इज़ द मीडियल, या जिसको हम ट्रांस भी बोल सकते हैं, दैट विल फॉर्म द गोल्जी स्टैक। ओके, सो जो सिस पार्ट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस सिस पार्ट, this is the cis part. This cis part receive proteins from the endoplasmic reticulum. तो कहाँ पे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स को वो रिसीव करता है, एंड दैट प्रोटीन इज प्रोसेस्ड इन द गोल्जी स्टैक्स, दैट इज़ द मीडियल एंट्रांस, जो आपको बीच में दिख रहा है, जो गोल्जी स्टैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो गोल्जी स्टैक्स है, वहाँ पे वो जो प्रोटीन उनका प्रोसेसिंग होता है या उनका मॉडिफिकेशन होता है, देन वहाँ पे वो सॉर्ट होते हैं। देन उसके बाद जो ट्रांस गोल्जी कम्प्लेक्स है, वहाँ से जो वो प्रोटीन जो मॉडिफाई हो गए हैं, ठीक है, अब जो गोल्जी एपरेटस के प्रोटीन्स नहीं हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनके फाइनल डेस्टिनेशन को। तो हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज़ द सिस, जो सिस आपने देखा, इज द सिस, इट इज़ convex in shape, which is convex and usually oriented toward the nucleus, जो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट रहता है। सो इट वहाँ पे जो प्रोटीन से उनका एंट्री होता है कहाँ से, मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड जो सेंटर है दैट इज़ द, जिसको हम मीडियल गोल्जी कम्प्लेक्स नेटवर्क भी बोल सकते हैं, या गोल्जी स्टैक्स भी बोल सकते हैं, वहाँ पे इन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है। देन those proteins exit from the concave phase, that is the trans phase, जिसको हम exit phase भी बोल सकते हैं। as they pass through the Golgi, proteins are modified and sorted for transport to their eventual destination with the cell। जैसे ही वो उन प्रोटीन नेटवर्क से पास ऑन होते हैं, सिस से मीडियल, मीडियल से ट्रांस, ट्रांस से फिर जो सिस जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है, तो जब वो उस गोल्जी एपरेटस के थ्रू पास होता है, तो उस टाइम पे एक तो प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशंस है, और सल्फेशन है, वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। तो ये सब मॉडिफिकेशंस होते हैं गोल्जी में, और साथ साथ में वो प्रोटीन्स उनका सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग मीन्स अब वहाँ पे प्रोटीन्स अलग हो जाएंगे, ठीक है, लाइसोसोम प्रोटीन्स अलग हो जाएंगे, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो अलग हो जाएंगे, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स है वो अलग हो जाएंगे, जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स है वो अलग हो जाएंगे। तो वहाँ पे प्रोटीन्स का सॉर्टिंग होता है, वो अलग अलग, हम उसको अरेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन्स अरेंज हो जाएंगे, फिर डिफरेंट वेजिकल्स में, ठीक है, वो अपने टारगेट डेस्टिनेशंस तक पहुँच जाते हैं। सो अब यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्जी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से वेजिकल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से वेजिकल्स फॉर्म होते हैं। ये वेजिकल्स ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जिसको हम बोलते हैं, इसके थ्रू प्रोटीन्स पहले एंटर होता है कहाँ पे, जो सिस गोल्जी नेटवर्क है वहाँ पे। तो वहाँ पे गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कंपार्टमेंट फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिक, ERGIC, दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। तो ये थोड़ा सा गोल्जी एपरेटस के पार्ट से बना होता है, और थोड़ा सा जो वेजिकल्स फ्यूज़ होते हैं कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उससे बना होता है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो सिस गोल्जी कम्प्लेक्स में पहुंचता है। देन सिस गोल्जी कम्प्लेक्स के बाद वो जो गोल्जी स्टेक है सेंटर में, दैट इज़ द मीडियल या ट्रांस, वहाँ पे पहुंचता है। एंड फाइनली जब उनका मॉडिफिकेशन सॉर्टिंग सब हो गया, तो वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के थ्रू फिर वो अपने टारगेट प्रोटीन्स तक पहुंच जाता है। जैसे कि कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेजिकल्स में
बैठ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। अगर कोई सिक्रेटरी प्रोटीन्स होगा तो वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू सेल के बाहर रिलीज हो जाता है। अगर एंडोसोम होगा तो वो एंडोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा। अगर लाइसोसोम के टारगेट प्रोटीन होगा तो वो लाइसोसोम्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिकल फ्रॉम द ई आर फ्यूज टू फॉर्म द ई आर गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड प्रोटीन्स फ्रॉम द ई आर एंड देन transported to the cis, then medial and trans compartment of the Golgi stack correspond to the cisternae in the middle of the Golgi complex and are the sites of most protein modification. Then उसके बाद protein are then carried to the trans Golgi network where they are sorted for transport to plasma membrane secretion और lysosome, ठीक है। तो सिस के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन पहुंचता है गोल्जी के पास, गोल्जी एपरेटस के पास। देन सिस के बाद वो ट्रांसफ़र होता है किसके पास, जो मीडियल और ट्रांस कंपार्टमेंट है गोल्जी स्टैक के, वहाँ पे जहाँ पे सिस्टर्नीज प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो गोल्जी स्टैक है सेंटर में, दैट इज़ द एक्चुअल साइट ऑफ प्रोटीन मॉडिफिकेशंस, ठीक है। देन उसके बाद इस सिस और ट्रांस जो गोल्जी स्टैक्स है उससे वो आगे पहुंचता है कहाँ पे, ट्रांस के पास, ठीक है। जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वहाँ से इनका प्रोटीन सॉर्टिंग होता है एंड दोज प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट टारगेट, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सिक्रीशन होगा या तो लाइसोसोम्स होंगे। सो गोल्जी एपरेटस में मैंने आपको पहले बताया दैट इज द प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लाइकोसाइलेशन है, या आपको मैंने बताया दैट इज़ द सल्फेशन है, या मैंने आपको और बताया था दैट इज़ द फॉस्फोराइलेशन है शुगर का, ठीक है, या एडिशन ऑफ ग्लूकोज है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ना है, फिर भी आप जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे दैट इज़ द प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन विद इन द गोल्जी। तो क्या होता है, protein processing within the Golgi involve the modification and synthesis of the carbohydrate portion of glycoproteins। जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि वहाँ पे एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है किसका, प्रोटीन्स का। तो अब वो प्रोटीन्स क्या है, फुल्ली ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं है, उनका थोड़ा जो ग्लाइकोसाइलेशन है वो यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, one of the major aspects of this processing is the modification of the N-linked oligosaccharide that were added to proteinuria. N-linked oligosaccharide are processed within the Golgi apparatus in an ordered sequence। तो सबसे पहले जो प्रोटीन हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्म हुआ था और जहाँ पे हमारा एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था, उसमें क्या होता है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो भी प्रोटीन डेस्टिनेट है, ठीक है, या जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, तो उनमें क्या होता है, सबसे पहले जो मेनोज रेजिड्यू, हमने कहा था कि 7 मेनोज रेजिड्यू एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में ऐड होता है, तो उस 7 में से 3 जो मेनोज है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस रिमूवल ऑफ मेनोज इज़ फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोजामीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 मेनोज रेड कलर के जो दिख रहे हैं आपको, दैट इज़ द 7 मेनोज। देन उसके बाद यहाँ पे देखो 7 में से 3 यहाँ से रिमूव हो गए, देन एन एस्टाइल ग्लूकोज अमीन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू कलर का, दैट इज़ द एन एस्टाइल ग्लूकोज अमीन। फिर उसके बाद और 2 ग्लूको मेनोज मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। देखो यहाँ पे 2 और मेनोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिमूव हो गए, तो अब वहाँ पे कितने बचे, सिर्फ 3, 7 में से 3 मेनोज, क्योंकि पहले 3 निकल गए उसके बाद 2 निकल गए, तो वहाँ पे सिर्फ कितने बचे, दैट इज़ द 7, ओके। देन दिस इज़ उसके बाद द एडिशन ऑफ ए फ्रूकोज एंड 2 मोर एन एस्टाइल ग्लूकोजामिन। उसके बाद वहाँ पे एक फ्यूकोज जो मॉलिक्यूल है वो ऐड होता है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज़ द फ्यूकोज, एंड साथ में और 2 एसिटाइल ग्लूकोज अमीन वहाँ पे ऐड होता है। देखो और 2 ब्लू कलर के वहाँ पे ऐड हो गए। देन फाइनली 3 ग्लैक्टोज एंड 3 सैलिक एसिड रेजिड्यूज आर एडेड। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 सियालिक एसिड और 3 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए, जो ऑरेंज में दैट इज़ द गैलेक्टोज, एंड जो ब्लू लाइट नेवी ब्लू है दैट इज़ द सैलिक एसिड, ओके। सो यहाँ पे वो ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। सो जो गोल्जी एपरेटस इट इज़ ऑल्सो साइट फॉर लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड मेटाबॉलिज्म। तो हमको ये नहीं पढ़ना है।
So आप देख सकते हैं protein sorting and export from the Golgi apparatus. So protein as well as lipids and polysaccharides are transported from the Golgi apparatus to their final destination through the secretory pathway. This involves the sorting of proteins into different kinds of transport vesicles which bud from the trans-Golgi network and deliver their contents to the appropriate cellular लोकेशन. तो प्रोटीन्स के साथ साथ जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका भी क्या होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग होता है, लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स का भी. तो मेनली जो ये प्रोटीन सॉर्टिंग है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जैसे कि कोप 1 कोटेड वेजिकल्स फॉर्म होता है, कोप 2 कोटेड वेजिकल्स फॉर्म होता है, क्लेथरिन कोटेड वेजिकल्स फॉर्म होते हैं. तो डिफरेंट वेजिकल्स में वो प्रोटीन्स क्या होते हैं अपने टारगेट तक पहुंचता है. ठीक है. तो ये जो वेजिकल्स ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं, जो ट्रांस जो गोल्जी नेटवर्क है वहाँ पे फॉर्म होता है, उसके बाद अपने जो टारगेट प्रोटीन से वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं. सो वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ER टू गोल्जी कम्प्लेक्स. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में जो ये ग्रीन कलर का है दैट इज़ द ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से प्रोटीन फॉर्म हुआ और वो इरिक के साथ कंबाइन हो रहा है, दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स कंपार्टमेंट. तो यहाँ पे फ्यूज़ हो रहा है वो वेजिकल. देन उसके बाद यहाँ से आप उसके राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ से और एक वेजिकल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस गोल्जी इरिक के साथ फ्यूज़ हो रहा है. ठीक है. सो सम प्रोटीन्स आर रिटेन्ड इन द ER इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम द ER टू गोल्जी. तो जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहते हैं, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहना पसंद करते हैं. सो प्रोटीन डेस्टिनाइड टू रिमेन in the lumen of the ER are marked by the sequence KDEL. तो जो प्रोटीन्स जो जिनका डेस्टिनी कहाँ पे है दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो उन पे कुछ मार्क रहते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं उन पे कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं. ठीक है. जो उनको वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच जाता है, पहुंचा देता है. ठीक है. तो नॉर्मली क्या होता है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुद के प्रोटीन्स है वो भी इन वेजिकल्स के थ्रू गोल्जी कम्प्लेक्स तक पहुंच जाता है, बट गोल्जी कम्प्लेक्स उसको डिटेक्ट कर लेता है और वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहुंचा देता है थ्रू वेजिकल्स. तो उन प्रोटीन्स पे क्या रहता है, उन प्रोटीन्स पे वो रहते हैं कुछ सिग्नल्स रहते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक लिखा है KDEL और दूसरा और एक होता है दैट इज़ द लाइसिन XX. ठीक है. दैट इज़ द दैट इज़ KKXX. ठीक है. यहाँ पे एक है KDEL दैट इज़ K फॉर लाइसिन, D फॉर एस्पार्टेट, GLU फॉर ग्लूटामेट और L फॉर ल्यूसिन. ठीक है. तो ये अमीनो एसिड्स हैं. तो उसके साथ साथ मैंने और एक बताया आपको दैट इज़ द KKXX. ठीक है. तो ये जो KDEL है दीज आर मार्क्ड ऑन द सिक्रेटरी ऑन द सिक्रेटरी प्रोटीन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और दूसरा जो बताया मैंने आपको KKXX, KK इज़ द KK इज़ फॉर लाइसिन एंड XX फॉर एनी अमीनो एसिड. ठीक है. तो वो होता है कहाँ पे, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वहाँ पे टैग होता है. तो अगर ये सिग्नल्स उन प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होगा, मेनली कहाँ पे, जो कार्बोक्सी टर्मिनस है वहाँ पे, जो C टर्मिनस है वहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन्स वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होगा. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो तो ये बोल रहा, अब देखो यहाँ पे प्रोटीन डेस्टिनाइड टू रिमेन इन द ल्यूमेन ऑफ ER आर मार्क्ड बाय द सीक्वेंस लाइसिन एस्पार्टेट ग्लूटामेट ल्यूसिन या लाइसिन XX अमीनो एनी अमीनो एसिड एट देयर कार्बोक्सी टर्मिनल. दिस प्रोटीन आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द ER टू गोल्जी बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ए रिसेप्टर इन द ERGIC or the Golgi apparatus and selectively
रिटर्न टू द ER। तो जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इरिक में आएंगे, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पे जो इरिक में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करता है इस सीक्वेंस को, दैट इज द KDEL और KKXX को, KKXX को। इन सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करके उन प्रोटीन्स को वापस से एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको वापस कर देते हैं, ठीक है। सो मेनी प्रोटीन्स आर रिटेन्ड इन द ER lumen as a result of the presence of the targeting sequence at their carboxy terminal. If this sequence is deleted from the protein, the mutated protein is instead transported to the Golgi and secreted from the cell. अगर ये जो sequence है आई मीन उस गोल्जी उन प्रोटीन्स पे प्रेजेंट नहीं होगा, दैट इज़ KDEL और जो KKXX मैंने आपको बताया यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, तो वो जो प्रोटीन्स है वो वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के वो दे आर सिक्रेटेड थ्रू द गोल्जी बॉडी आउटसाइड द सेल या वेजिकल्स के थ्रू वो डिफरेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं जाते हैं अगर ये जो सीक्वेंस वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो इन सीक्वेंस का होना ज़रूरी है वहाँ पे। तो अगर ये सीक्वेंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो जो इरिक है यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज इरिक, इरिक में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो बताता है कि ये जो प्रोटीन है जिसमें लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, ल्यूसीन जो कार्बोक्सी टर्मिनल सिग्नल्स है वो सिक्रेटरी प्रोटीन का नहीं है, लाइसोसोम प्रोटीन का नहीं है, एंडोसोम का नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन है। तो आपको वापस भेजना है उस प्रोटीन को, तो वो उसको उन सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाते हैं और वेजिकल्स के थ्रू वापस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो वेजिकल्स जो पहुंचते हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज़ द COP1, ठीक है। COP1 कोटेड वेजिकल्स के थ्रू वो वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाते हैं। तो इसको हम रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। देन अब देखो मेन जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम गोल्जी एपरेटस टेक्स प्लेस बाय टू पाथवेज, दो पाथवे के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स का। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे और दूसरा है रेगुलेटरी पाथवे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी पाथवे और दूसरा है रेगुलेटरी सिक्रेटरी पाथवे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे operates in all cells, leads to continual unregulated protein secretion। तो ये क्या है? अनरेगुलेटेड प्रोटीन सिक्रेशन है, मीन्स ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, ये कंटिन्यूसली प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट जो भी टारगेट्स होंगे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली वो प्रोटीन्स को पहुंचाते रहता है, ट्रांसपोर्ट करते रहता है, ठीक है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक टारगेटिंग सिग्नल्स प्रोटीन आर कैरी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेशन। तो किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कंटिन्यूसली प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाता रहता है इन एन अनरेगुलेटेड मैनर। सो अब दूसरा है रेगुलेटेड सेक्रेटरी पाथवे, ठीक है। तो रेगुलेटरी सेक्रेटरी पाथवे में क्या होता है? सो a distinct regulated secretory pathway in which specific proteins are secreted in the response to environmental signals। तो ये जो regulated secretory pathway में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट तभी होता है जब बाहर से कोई सिग्नल आता है, ठीक है। जब बाहर से कोई सिग्नल आएगा तो वो जो गोल्जी बॉडी है वो उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, देन उन गोल्जी बॉडीज से क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट टारगेट्स को, ठीक है। तो इस टाइप के रेगुलेटरी सिक्रेटरी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड सिक्रेटरी पाथवे। तो वो किसी सिग्नल के कंट्रोल में है, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कंट्रोल में है, ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हम एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन सेल या द रिलीज ऑफ न्यूरो फ्रॉम न्यूरॉन्स। तो न्यूरो न्यूरॉन से कब रिलीज होता है? जब वहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होगा, तो वो कैल्शियम क्या करता है? वो कैल्शियम न्यूरो का रिलीज कराता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, हम हमारे इस प्रोटीन्स में जो
गोल्जी बॉडीज़ में प्रोटीन्स तो बने रहते हैं, ठीक है, बने रहते हैं, बट वो तभी सीक्रेट होते हैं जब कोई सिग्नल ऊपर से आता है। फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन सेल्स में क्या रहता है, डिफरेंट प्रोटीन या एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, तो अब वो उन एंजाइम्स को पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड की हम बात करेंगे, तो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 रिलीज़ करता है। अब T3 और T4 रिलीज़ कब होता है, जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, तब वो हमारे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड से थायराइड T3 और T4 का रिलीज़ कराता है, ठीक है। तो अब T3 और T4 फॉर्म हुआ होता है, बट दे आर स्टोर्ड इन द गोल्जी apparatus। वो तभी रिलीज़ होंगे जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड्स के सेल्स तक पहुंचता है। जैसे ही थायराइड ग्लैंड के सेल्स तक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहुंचेगा, तो हमारा जो सेल है वो उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर लेगा और गोल्जी apparatus तक वो मैसेज पहुंचाएगा कि आपको आप ये जो थायराइड हार्मोन है, दैट इज़ T3 एंड T4 जो आपने स्टोर किया हुआ है, उसको रिलीज़ करना है आउटसाइड द सेल। तो वो उस टाइम पे क्या करता है, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू, मेनली जो क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स है उसके थ्रू जो भी प्रोटीन होगा, दैट इज़ T3 और T4, उसको सेल के आउटसाइड रिलीज़ कराता है इनटू द ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या इन्वायरमेंटल सिग्नल है, दैट इज़ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ। तो जो हमारा प्रोटीन है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है आउटसाइड द सेल, दैट इज़ द T3 एंड T4, तो उस सिग्नल को उसने डिटेक्ट कर लिया गोल्जी apparatus ने, और गोल्जी apparatus ने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू जो T3 और T4 जो बना हुआ था ऑलरेडी सेल के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट किया कहाँ पे, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस टाइप के रेगुलेटेड secretion को हम क्या बोलते हैं, regulated secretory pathway। So proteins are secreted into the regulated secretory pathway in the trans-Golgi network, where they are packaged into special secretory vesicles. These secretory vesicles, which are larger than other transport vesicles, store their content until specific signals direct their fusion with the plasma membrane, ठीक है। वो तब तक वहाँ पे रहते हैं गोल्जी बॉडी में जब तक बाहर से कोई सिग्नल पहुंचता नहीं है। जब बाहर से कोई सिग्नल आएगा तभी वो अपने वेसिकल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर पाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे कि द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम से फ्रॉम द पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स, तो पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स तभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ कर पाते जब आपके स्टोमक में खाना होगा, ठीक है। तो आपके स्टोमक में खाना होना एक एनवायरमेंटल सिग्नल है किसके लिए, इस पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स के लिए, कि आपको एंजाइम रिलीज़ करना है। तो एंजाइम्स ऑलरेडी उस पेनक्रियाटिक एसिनर सेल्स के गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही आपके पेट में खाना पहुंचा, तो वो सिग्नल हमारा पेनक्रियाटिक एसिनर सेल डिटेक्ट कर लेता है, और उसका जो गोल्जी बॉडी है पेनक्रियाटिक एसिनर सेल, उसके जो गोल्जी बॉडी से जिन्होंने जो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर करके रखे थे, उसको अब वो रिलीज़ कर देंगे थ्रू वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस इन द ब्लड, ठीक है। तो खाना पहुंचना एक सिग्नल है किसके लिए, पेनक्रियाटिक एसिनर सेल के गोल्जी बॉडीज़ के लिए, ताकि वो प्रोटीन्स को, जो एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनको हमारे स्टोमक तक पहुंचा सके। सो अब और एक है, एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन आता है कुछ प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट में टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़, तो बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स हैं विच आर पोलराइज्ड, ठीक है, व्हेन दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। तो बहुत सारे इपिथेलियल सेल्स हैं जो पोलराइज्ड हो जाते हैं, मीन्स उनका जो आधा पार्ट है वो डिफरेंटली बिहेव करता है और आधा पार्ट डिफरेंटली बिहेव करता है। कब, जब वो टिश्यू में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो इंटेस्टाइनल से इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो रीजन्स में डिवाइडेड है। एक को हम बोलेंगे एपिकल डोमेन, जो आपको ऊपर दिख रहा है दैट इज़ द एपिकल डोमेन, और जो आपको नीचे दिख रहा है दैट इज़ द बेसोलेटरल डोमेन, ठीक है। तो
ये दोनों जो वो तो एक ही सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो जो एपिकल मेम्ब्रेन है दे एक्ट एज सेल एक्ट एज एब्जॉर्बिंग सेल्स, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल फेसेस द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। तो आप देखो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड इज स्पेशलाइज फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं। देन उसके बाद आप देख लो एंड द रिमाइंडर ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द एपिकल मेम्ब्रेन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द बेसोलेटरल membrane. So distinct domains of the plasma membrane are present not only epithelial cells but also in other cell types. तो ये दूसरे सेल टाइप्स में भी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट रहती है जैसे कि एपिथेलियल सेल्स है या बेसोलेटरल रीजन है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे भी वो ये ऐसे इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे एक ही सेल के दो मेम्ब्रेन के दो रीजन्स प्रेजेंट हो गए, एक एपिकल डोमेन और दूसरा बेसोलेटरल डोमेन। सो distinct domains of the thus the constitutive secretory pathway must selectively transport proteins from the trans Golgi network to these distinct domain of the plasma membrane. अब जो प्रोटीन्स हैं उनका सिलेक्टिव क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। एक तो उस गोल्जी कम्प्लेक्स से कहाँ पे, एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ, और दूसरा जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है उसकी तरफ, ठीक है। और ये जो एपिकल मेम्ब्रेन और जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है दे आर सेपरेटेड बाय टाइट जंक्शन। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये है दैट इज द टाइट जंक्शन जो उस इन्वायरमेंट और इस इन्वायरमेंट को सेपरेट करके रखता है। सो तो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कहाँ से, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से, क्योंकि आधे प्रोटीन्स को एपिकल मेम्ब्रेन पे जाना है तो वहाँ पे अलग तरीके से वो प्रोटीन फंक्शन करेंगे। और यहाँ पे जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपको अलग प्रोटीन चाहिए क्योंकि उसका अलग फंक्शन है, ठीक है। तो वो एक ही प्रोटीन एक ही गोल्जी कम्प्लेक्स में फॉर्म होता है, बट वहाँ से वो सिलेक्टिवली क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, एक अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो एपिकल मेम्ब्रेन होंगे वो एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएंगे और जो बेसोलेटरल प्रोटीन्स होंगे वो बेसोलेटरल जो पार्ट है उसकी तरफ चले जाएंगे। सो दिस selective transport of protein is accomplished by the selective packing of proteins into at least two type of constitutive secretory vesicle targeted specifically for either the apical or basolateral plasma membrane domain of the सेल। तो ये जो सिलेक्टिव पैकेजिंग है वो कैसे एकम्प्लिश होता है, सो दिस इज एकम्प्लिश बाय कंस्टिट्यूटिव सिक्रेटरी वेजिकल्स। तो मीन्स वो हमारे किसी स्पेसिफिक सिग्नल के कंट्रोल में नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रेटरी वेजिकल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक वेजिकल्स फॉर्म होता है किसके लिए, अब देखो ऊपर वाला वेजिकल फॉर्म हो रहा है किसके लिए, मेनली जो एपिकल मेम्ब्रेन के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूटिव वेजिकल फॉर्म हो रहा है उनमें वो प्रोटीन्स चले जाएंगे जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के लिए टारगेट हैं, ठीक है। सो दिस में ऑकर इन द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क और इन एन एंडोसोम। तो ये या तो गोल्जी एपरेटस में होगा या तो गोल्जी एपरेटस के बाद एंडोसोम फॉर्म होता है या तो एंडोसोम में ये चीज़ होगी, मीन दैट इज द प्रोटीन sorting. So the best characterized pathway of protein sorting in the Golgi is the selective transport of protein to lysosome. तो उसके बाद दूसरा है दैट इज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू लाइसोसोम। तो अभी हमने पहले देखा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटेड मैनर में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द, या प्रोटीन का सॉर्टिंग होता है थ्रू द गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू लाइसोसोम। तो गोल्जी एपरेटस से लाइसोसोम्स में प्रोटीन्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ल्यूमिनल लाइसोसोमल प्रोटीन्स है, ठीक है, जो
लाइसोसोम के ल्यूमन में जाएंगे जो प्रोटीन्स, तो मेनली दे आर मार्क्ड बाय मेनोज 6 फॉस्फेट रेजिड्यू। ठीक है, तो जो उनके प्रोटीन्स पे क्या रहता है कि मेनोज 6 फॉस्फेट रहते हैं। ठीक है, तो उनका मेनली फॉस्फेट ऐड होता है कहाँ पे, इस गोल्जी कम्प्लेक्स में। तो जब एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड होता है, ठीक है, आफ्टर एंट्री इनटू द गोल्जी एपेटस, जब एन लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड या एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है प्रोटीन्स का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जब वो गोल्जी एपेटस में एंटर होंगे तभी उन मेनोज रेजिड्यूज पे क्या होंगे, फॉस्फेट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जो ल्यूमिनल लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, मींस जो लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो लाइसोसोम्स में जाने वाले हैं, तो उन प्रोटीन्स पे उनके इन लिंक ओलिगोसेकेराइड्स पे या इन लिंक ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स पे मेनली मेनोज जो प्रोटीन है उस पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है। ठीक है, सो द रिजल्टिंग कम्प्लेक्स ऑफ रिसेप्टर प्लस लाइसोसोमल एंजाइम और पैकेज्ड इनटू ट्रांसपोर्ट वेजिकल डेस्टिन्ड फॉर लाइसोसोम। ठीक है, तो अब जैसे ही वहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा तो वहाँ पे इन मैनोज फॉस्फेट के लिए कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो जिसको हम क्या बोलेंगे, मेनली वो जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वहाँ पे रहता है, एंड दोज रिसेप्टर्स आर मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर। सो वो रिसेप्टर्स इसको रिकॉग्नाइज करता है, इस मेनोज 6 फॉस्फेट को। द रिजल्ट, तो जैसे वो रिकॉग्नाइज किया तो वहाँ पे उनका एक कम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सो दिस कम्प्लेक्स of receptor plus lysosomal enzymes are packaged into transport vesicle destined for lysosomes. lysosomes Lysosomal membrane protein are targeted by sequence in their cytoplasmic tails rather than by मेनोज 6 phosphates। ठीक है, देन जैसे ही वहाँ पे मेनोज और मेनोज जो रिसेप्टर मेनोज 6 फॉस्फेट और मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स बाइंड होंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स फॉर्म होंगे। वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स मेनली उन प्रोटीन्स को लाइसोसोम्स की तरफ लेके जाता है। अब देखो, जो लाइसोसोम है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर, और फॉस्फेट मेनली ऐड होता है कब, जब उसका मेम्ब्रेन का जो एसिडिटी है, या हम ऐसा बोल सकते हैं मेम्ब्रेन का जो पीएच है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 to 7 होना चाहिए। जब 6.5 to 7 होगा तभी वहाँ पे मेनोज 6 फॉस्फेट अपने मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर के साथ बाइंड हो पाता है। ठीक है, तो ये गोल्जी कम्प्लेक्स का जो पीएच है दैट इज 6.5 to 7, तो वो सिर्फ गोल्जी कम्प्लेक्स में ही रिसेप्टर और मेनोज 6 फॉस्फेट का क्या होता है, बाइंडिंग होता है। अब जैसे ही वो लाइसोसोम्स तक पहुंचता है, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं एंडोसोम्स तक पहुंचता है, तो जो ये पीएच है वो कम हो जाता है, दैट इज़ द 5.5। तो जैसे ही 5.5 इसका पीएच हो जाएगा तो जो मेनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर है वो मेनोज 6 फॉस्फेट से अलग हो जाता है, और वो इस पीएच पे मेनोज 6 फॉस्फेट के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सो द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क but not at pH less than 6 the bound lysosomal enzymes are released within late endosome. Furthermore, a phosphate within the late endosome generally removes the phosphate from lysosomal enzyme, preventing their re-binding to the M6P receptor. So two types of vesicle bud from the late endosome. One type contains lysosomal enzyme but not M6 receptor. After this vesicle bud from the late endosome, they fuse with the lysosome, delivering the lysosome enzyme for their final destination. The other type of vesicle recycle the M6 phosphate receptor back to the trans Golgi network or occasional to the cell surface. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, where is the Golgi body? So this is the गोल्जी बॉडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दिस इज़ द गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको पहले बताया कि जो हमारा प्रोटीन है वो ऑलरेडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका पॉलीसेकेराइड ऐड हो जाता है, दैट इज़ द एन ग्लाइकोसाइलेशन वहाँ पे हो जाता है, दैट इज़ हमारा ग्लाइको प्रोटीन वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। बट जब वो
गोल्जी बॉडी में एंटर होगा तब उसी ओलिगोसेकेराइड पे मेनली जो मैनोस है उस पे फॉस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है, वो भी हमने देखा मैनोस वहाँ पे ऐड हो गया। देन उसके बाद मैनोस ऐड होने के बाद मैनोस ऐड होने के बाद फिर वहाँ पे वेजिकल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वहाँ पे वेजिकल्स फॉर्म होंगे। जब मैनोस ऐड होगा तो वो मैनोस उसी गोल्जी कम्प्लेक्स में, ट्रांस गोल्जी कम्प्लेक्स में मैनोस सिक्स फॉस्फेट रिसेप्टर भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो जो मैनोस सिक्स फॉस्फेट जो हमारा प्रोटीन पे ऐड है वो प्रोटीन और जो मैनोस सिक्स फॉस्फेट रिसेप्टर है वो बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दिस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज़ द मैनोस रिसेप्टर, मैनोस सिक्स फॉस्फेट रिसेप्टर। और आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द मैनोस सिक्स फॉस्फेट। तो ये मैनोस सिक्स फॉस्फेट अलॉन्ग विद द प्रोटीन इज बाइंड विद इट्स मैनोस सिक्स फॉस्फेट रिसेप्टर। तो जैसे ही वहाँ पे ये जो रिसेप्टर और मैनोस सिक्स फॉस्फेट का कम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो वहाँ पे क्लेथरिन कोटेड वेजिकल्स वहाँ पे फॉर्म होंगे एंड दिस क्लेथरिन कोटेड वेजिकल बट्स ऑफ फ्रॉम द ट्रांस गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है, उस ट्रांस गोल्जी कम्प्लेक्स से वो अलग हो जाएंगे। देन अब यहाँ पे देखो दिस क्लेथरिन कोटेड वेजिकल्स देन फ्यूजेस विद द लेट एंडोजोम, ठीक है, तो वो लेट एंडोजोम्स के साथ फ्यूज हो जाता है। अब इस लेट एंडोजोम में यहाँ पे देखो दिस इज द लेट एंडोजोम, तो लेट एंडोजोम में फ्यूज हो जाता है। जैसे ही लेट एंडोजोम में फ्यूज होगा, सो लेट एंडोजोम का मैंने आपको बताया कि जो पीएच है वो क्या हो रहता है 5.5, ठीक है। तो जब इस 5.5 पीएच में ये जो रिसेप्टर है और जो मैनोस सिक्स फॉस्फेट है, रिसेप्टर और मैनोस सिक्स फॉस्फेट क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। और उसी एंडोसोम में एक फॉस्फेटेस एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है जो उस मैनोस सिक्स फॉस्फेट से फॉस्फेट को हटा देता है और मैनोस ही वहाँ पे रखता है उस प्रोटीन पे, ठीक है, मैनोस यहाँ पे हट गया। देन उस एंडोसोम से दो वेजिकल्स फॉर्म होंगे। एक वेजिकल्स में क्या होगा, एक वेजिकल में हमारा प्रोटीन होगा, ठीक है, एक वेजिकल में हमारा ओलिगोसेकेराइड या पोलिस जो हमारा एन लिंक हम ऐसा बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द दैट वेजिकल विच कंटेन्स अवर टारगेट प्रोटीन जिसको लाइसोसोम तक पहुंचना है। और दूसरा आप यहाँ पे देखो और एक वेजिकल फॉर्म होता है, दिस वेजिकल्स हैज़ ओनली द मैनोस सिक्स फॉस्फेट रिसेप्टर, ठीक है, तो ये रिसाइकिलिंग के लिए वापस गोल्जी एपरेटस तक पहुँच जाता है, ओके। देन यहाँ पे जो हमारा दूसरा पहला वेजिकल फॉर्म हुआ था इट कंटेन्स द ग्लाइकोप्रोटीन, हमारा टारगेट प्रोटीन हम ऐसा बोल सकते हैं। देन दिस टारगेट प्रोटीन इज, अब देखो यहाँ एक बात आप इम्पोर्टेंट याद रखना कि जो ये रिसेप्टर है और जो मैनोस सिक्स फॉस्फेट है वो 5.5 पीएच में क्या फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, इसी वजह से ये यहाँ पे अलग हो गए और इनका बाइंडिंग एंडोसोम में नहीं होता है। तो ये एक बात आप नोट डाउन कर लो। देन उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टर वेजिकल्स है वहाँ पे जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लाइसोसोम। लाइसोसोम पे जाके हमारा जो ये वेजिकल है वो फ्यूज़ हो जाता है और लाइसोसोम पे टारगेट प्रोटीन हमारा पहुँच जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे the mannose 6-phosphate pathway work and delivers the protein from Golgi apparatus to the lysosome, okay। अब कुछ प्रोटीन्स के पास लाइसोसोम नहीं रहते हैं, कुछ सेल्स के पास, जैसे कि यीस्ट सेल है या प्लांट सेल है उनमें लाइसोसोम नहीं रहता है, तो उनमें लाइसोसोम की जगह पे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स की जगह पे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जो प्रोटीन्स हैं जो लाइसोसोम्स के लिए टारगेटेड थे अब वो वैक्यूल्स में एंटर होते हैं। सो वैक्यूल एज्यूम द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन दीज सेल्स एज वेल एज परफॉर्मिंग ए वैरायटी ऑफ अदर टास्क सच एज द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ turgor pressure and osmotic balance. In contrast to lysosomal targeting, proteins are directed to vacuoles by short peptide sequences instead of carbohydrate markers, ठीक है। तो इन सेल्स में क्या रहता है, अभी हमने देखा था लाइसोसोम में क्या था, कार्बोहाइड्रेट मार्कर था, दैट इज़ द मैनोस सिक्स फॉस्फेट, दैट इज़ द मार्कर। वो हम ऐसा भी बोल सकते हैं मैनोस सिक्स फॉस्फेट एक्ट एज ए एड्रेस, ठीक है। तो वो गोल्जी बॉडीज से लाइसोसोम्स तक पहुंच गया। बट इनमें
ऐसा नहीं रहता है, उनके पास कार्बोहाइड्रेट मार्कर्स नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंसेस रहते हैं जो एड्रेस की तरह काम करता है और प्रोटीन्स को गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स तक पहुँचाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटीन सॉर्टिंग इन गोल्जी बॉडीज़. तो एक आप चीज़ याद रखो कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो गोल्जी बॉडी से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वापस या लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, ठीक है, कुछ वेसिकल्स के थ्रू जाते हैं और उन वेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कोट वेसिकल्स बोलते हैं. ठीक है, तो देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ कोट वेसिकल्स, दैट इज द कोप 1, कोप 2 और क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स. ठीक है, तो ये इन वेसिकल्स में बैठ के वो प्रोटीन हमारे डिफरेंट फाइनल डेस्टिनेशंस तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो आप हम कोप 1 की बात करेंगे तो कोप 1 मेनली उन प्रोटीन्स को लेके जाता है. ठीक है, कोप 1 कोटेड जो वेसिकल्स है वो मेनली गोल्जी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ट्रांसपोर्ट कराता है. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बस, जैसे कि हमें पता है कश्मीर से श्रीनगर से कारगिल के लिए अलग बस रहता है, कारगिल से लेह के लिए अलग बस रहते हैं. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो वेसिकल्स है वो भी अलग रहते हैं. तो जो कोप 1 वेसिकल्स है, अभी नोट डाउन करना, कोप 1 जो वेसिकल्स है वो उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना चाहते हैं. ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो कोप 1 विल ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गोल्जी टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, देन उसके बाद कोप 2 है, इट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन गोल्जी में आता है वो कोप 2 कोटेड वेसिकल्स के थ्रू आता है. और अब गोल्जी बॉडी से, ट्रांस गोल्जी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लेड एंडोसोम या लाइसोसोम्स के पास जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स के थ्रू जाता है. तो ये 3 वेसिकल सिस्टम है जिसके थ्रू जो प्रोटीन्स है वो अपने टारगेट तक पहुंचता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन sorting in गोल्जी apparatus. Thank you.